नमस्कार, मैं हूं आमिर शानिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। आज आ चुके हैं हम लोग स्वतंत्रता संग्राम जो बिहार में चल रहा था उसके दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह। हालांकि चंपारण सत्याग्रह के क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे हुए हैं, लेकिन ये जो बिहार स्पेशल चल रहा है उसमें देखना जरूरी है, जिसमें कुछ लोकल लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे और तत्पश्चात खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। देखा जाए तो बिहार में कुछ एकाध नेता ही रहे हैं जो लगातार एक्टिव रहे हैं और सभी में इनका नाम एक तरह से देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत मूवमेंट हो, रॉलेट सत्याग्रह हो, होम रूल आंदोलन हो, सब में यह कॉमन नाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे मजहरुल हक, मजहरुल हक जो है वो होम रूल के भी नेता रहे हैं, कांग्रेस के नेता तो रहे ही हैं, खिलाफत के भी नेता रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह में भी उनका रोल है, असहयोग आंदोलन में भी उनका रोल है। वैसे ही हसन इमाम जैसे नेता सभी आंदोलनों में उनका एक प्रमुख योगदान दिखेगा। बाबू राजेंद्र प्रसाद का भी रोल चंपारण सत्याग्रह से पहले बिहार के स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे उन्होंने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उन्होंने बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी। एक बहुत नामचीन वकील हुआ करते थे अपने समय के और अपने लाभकारी वकालत को छोड़ करके इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिड़ गए अंग्रेजों के खिलाफ। इसके अलावा और भी कई सारे लोकल लीडर्स जैसे जनकधारी प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, पूर्णेंदु नारायण, दामोदर प्रसाद, दीप नारायण सिंह, ऐसे बहुत से, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, कई सारे ऐसे लोकल लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे बिहार के। जब आप करंट अफेयर्स बिहार के जब फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये सारे नाम प्रायः देखने को मिलता है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो संबंधित है बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास की पहली जो क्वेश्चन है वो कुछ यूं है जो आपके सामने हाजिर है। फ्रीडम स्ट्रगल इन बिहार पार्ट 2 है ये। क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ होम रूल मूवमेंट इन बिहार वाज। बिहार में होम रूल के संस्थापक कौन रहे हैं? बिहार में होम रूल के संस्थापक कौन रहे हैं, ये प्रश्न है हमारा। तो आपको पता ही है कि 1916 ईस्वी में दो अखिल भारतीय स्तर के नेता, कांग्रेस के दोनों ही नेता रहे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों ने ही होम रूल आंदोलन शुरू किया जो आयरलैंड की तर्ज पर शुरुआत की गई थी, स्वशासन की डिमांड के लिए, डोमिनियन स्टेटस के डिमांड के लिए। तो जहां बाल गंगाधर तिलक ने अपने आप को सीमित रखा महाराष्ट्र, गुजरात जैसे क्षेत्रों तक, बंबई जैसे क्षेत्रों तक, वहीं अखिल भारतीय स्तर पर एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया है। आपको पता ही है, ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब पहले के लेक्चर में जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा डिटेल। तो बिहार में भी ये आंदोलन चला है, बिहार में भी इसकी स्थापना की गई है, बिहार में भी स्वशासन की डिमांड की गई और यहाँ के लोकल लीडर्स ने इसका कमान संभाला है। तो जहां सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा शुरुआत किया गया अखिल भारतीय स्तर पर, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत करी थी होम रूल की, बाकी सारे प्रदेशों में एनी बेसेंट ने शुरू किया। तो सितंबर में उन्होंने शुरू किया, बिहार में इसकी स्थापना, बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत दिसंबर में होती है, उसी साल 1916 में दिसंबर में होती है। 1916 के सितंबर में, अप्रैल में पहले स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक और सितंबर में स्टार्ट करती हैं एनी बेसेंट, और
दिसंबर में बिहार में जाकर के शुरू हो जाएगी होम रूल आंदोलन। तो यहाँ पर प्रश्न के अलावे प्रश्न पूछता है कि बिहार में किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, कौन वो व्यक्ति था जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय के जब आप देखेंगे शुरुआती चरणों में गांधी के आगमन के पूर्व, या यूं कहे राजेंद्र, एक तरफ जहां गांधी के आगमन के पूर्व और वहीं बिहार के स्तर पर राजेंद्र बाबू के का जो एक प्रभाव है, अखिल भारतीय स्तर का प्रभाव है, उसके उद्भव के पूर्व जो प्रमुख नेता रहे हैं बिहार में वो मजहरुल हक, हसन इमाम जैसे नेता रहे हैं। ठीक है, तो मजहरुल हक जो हैं उन्होंने होम रूल आंदोलन का कमान संभाला था। उन्होंने बिहार में, संपूर्ण बिहार में होम रूल आंदोलन को अपने नेतृत्व में चलाया था। तो प्रश्न अगर है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो मजहरुल हक। अखिल भारतीय स्तर पे कौन है, एनी बेसेंट, है ना। सिर्फ होम रूल लीग की बात की जाएगी तो बाल गंगाधर तिलक। अखिल भारतीय होम रूल लीग की बात की जाएगी, अखिल भारतीय होम रूल लीग की बात की जाएगी, एनी बेसेंट। बिहार में होम रूल लीग की बात की जाएगी, मजहरुल हक। ठीक है ना, तो मजहरुल हक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत करी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, व्हेन वाज होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड इन बिहार। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई। अब 1916 में 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत होती है। जब 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत होती है तो अन्य जितने भी ऑप्शन हैं वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। 1918 नहीं होगा, 1919 नहीं होगा, 1915 नहीं होगा, यहीं से आप इसको हटा सकते हैं। क्या होगा आपका, ए ऑप्शन होगा 16 दिसंबर 1916। ठीक है जी, बढ़िया जी, बढ़ा जाए तो देखते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड एनी बेसेंट कम टू पटना ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट। जब होम रूल आंदोलन चल रहा था तो एनी बेसेंट पटना कब आई थी। ठीक है ना, ऑप्शन है 2 बार आई थी, 18 जुलाई और 25 अगस्त 1918 में। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 18 जनवरी और 25 फरवरी को आई थी 1918 में। तीसरा ऑप्शन है 18 और 25 मार्च में ही 18 को और 25 मार्च को आएंगी 1918 में। तो ये तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जो 18 को आएगा वापस 25 को क्यों आएगा, क्योंकि उस समय तो इतना जो है आवागमन की साधन तो थे नहीं कि हवाई जहाज से आज पकड़ा, हवाई जहाज में बैठे पहुंच गए फिर अगले दिन आ गए, ऐसा तो उस समय था नहीं। ऑप्शन डी है 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918। तो मैं चला जाता हूं डी के साथ, डी हमारा ऑप्शन सही है। एक बार वो 18 अप्रैल को आती हैं और दूसरी बार 25 जुलाई को आती हैं। साल क्या है, 1918। ठीक है, तो वो 2 बार बिहार का भ्रमण करती हैं, एक बार 18 अप्रैल को आती हैं और दूसरी बार 25 जुलाई को आती हैं। अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज होम रूल नॉट प्रोपोगेटेड। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं किया गया था। यहाँ पे होम रूल आंदोलन नहीं चलाया गया था या इसका प्रभाव नहीं दिखा था। ठीक है, अभी वो जिला खोजना है, पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण। तो मैं आपको बता दूं कि चंपारण में होम रूल आंदोलन का कोई भी प्रभाव नहीं दिखा। यहाँ पे होम रूल आंदोलन नहीं चलाया गया था। हमारा आंसर सी हो जाएगा, चंपारण में होम रूल आंदोलन नहीं चलाया गया है। बढ़िया, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। होम रूल का तात्पर्य तो आप समझते ही हैं, तो फिर सिर्फ ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखते चलना है बीपीएससी की पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बिहार स्पेशल में बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड ही होते हैं।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट होम रूल। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट होम रूल, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरपुर जिले में जो होम रूल चलाया गया था उसके संस्थापक कौन है। मतलब जिलावार, जिला के स्तर पर भी संस्थापक अलग अलग रहे हैं। जहां अखिल भारतीय स्तर पर एनी बेसेंट दिखती हैं या बाल गंगाधर तिलक दिखते हैं, वहीं राज्य के स्तर पे मजहरुल हक दिखते हैं। और यहाँ पे जिलावार आएंगे तो अलग अलग जिले में अलग अलग लोगों ने चलाया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में होम रूल के संस्थापक कौन थे। जनकधारी प्रसाद, चंद्रबंशी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन चलाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। यही जनकधारी प्रसाद हैं जिनको जब चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो जाएगा तो मोतिहारी का कमान, मोतिहारी का नेतृत्व इसी जनकधारी प्रसाद को सौंपकर महात्मा गांधी खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के लिए निकल जाएंगे। इन्हीं के हाथों में मोतिहारी का कमान, मोतिहारी का ऑफिस का चाबी इन्हें सौंप दिया गया और कहा गया कि आप यहां पर संभालिए। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6 कहता है विच लीडर ऑफ द पटना होम रूल लीग हैड प्रपोज्ड टू स्टार्ट द वर्शिप ऑफ मदर इंडिया ऑन विजयदशमी। है ना, उन्होंने भारत माता की जो है ना एक रूपरेखा रखी, एक स्वरूप जो है ना उन्होंने रखा और उन्हें भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। किस दिन? विजयदशमी के दिन। मतलब दुर्गा पूजा जब होता है तो उसके 10वें दिन, है ना, विजयदशमी होती है, उस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। तो पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी पर भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा? ठीक है, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, राय पूरनचंद या पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। तो देखिए जी, ये जो नेता हैं वो हैं राय पूरनचंद। राय पूरनचंद ने पटना होम रूल लीग का जब बैठक हुआ वहां पर उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि विजयदशमी के दिन क्या किया जाना चाहिए। विजयदशमी के दिन हमें भारत माता की पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना, एक तरह से यह राष्ट्रवाद को जागृत करने का तरीका है, लोगों में राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। तो ये अलग अलग तरीकों से जो है नेता कोशिश करते थे कि लोग एक साथ आके खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारे समाज में कितनी सारी उस समय भेदभाव था, जातिगत स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो, हर स्तर पे जो है, या जेंडर के स्तर पर हो, हर स्तर पे काफी भेदभाव था। और जब तक लोग एक साथ आके खड़े नहीं होते तब तक कोई भी आंदोलन सफल होने की संभावना नहीं थी। तो यहाँ पर यह प्रस्ताव रख के एक तरह से जनता को एक साथ लाकर खड़े करने की कोशिश की गई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न है Which book was written by home rule activist बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी होम रूल के कार्यकर्ता हैं या ये यूं कहे स्वतंत्रता संघर्ष के एक नेता रहे। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए है स्वराज कथा, ऑप्शन बी है भारत माता की जय, ऑप्शन सी है होम रूल स्टोरी या ऑप्शन डी है तिरहुत समाचार। ठीक है, तो देखिए जी, होम रूल किस लिए चल रहा था? क्योंकि इसी आंदोलन, होम रूल क्या एक तरह से स्वराज के मांग पर चल रहा था। यहाँ पे आप लॉजिक भी लगाएंगे ना तो यहाँ पर क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया कि ये क्या, कौन से कार्यकर्ता है? होम रूल के कार्यकर्ता है। होम रूल के दौरान स्वराज की मांग की गई, तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्वराज से संबंधित कोई ना कोई पुस्तक लिखी होगी। तो ये आप सीधे सीधे आंसर आपके सामने निकल के आएगा, क्या? स्वराज कथा। इन्होंने क्या लिखा है? स्वराज कथा नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है जी, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। यहाँ पे पता चला हमें कि बाल मुकुंद वाजपेयी जो स्वयं होम रूल कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्वराज कथा नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है इन चंपारण इंडिगो हैड टू बी ग्रोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड अंडर द तिनकटिया सिस्टम, दैट पीरियड वाज। देखिए जी,
चंपारण में तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती लंबी अवधि तक की जाती थी, वह काल था। देखो जी, चंपारण में जो तिनकठिया सिस्टम था, तिनकठिया सिस्टम क्या था? तिनकठिया सिस्टम ये था कि हर 20 कट्ठे पे आपको 3 कट्ठा में क्या करना है? नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। जो नीलहे थे, लगभग 50 से अधिक नीलहे जो हैं यहाँ पर काम कर रहे थे चंपारण में। तो ये जो नीलहे थे, नीलहों ने किसानों के ऊपर ये थोप दिया था कि प्रत्येक 20 कट्ठा में आपको जो 3 कट्ठा है उसमें क्या करना है, जो है नील की खेती करनी होती थी। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो बनता था एक लंबी अवधि के लिए बनता था, है ना? कितनी अवधि के लिए बनता था? ऑप्शन यही पूछ रहा है कि कितनी अवधि तक का बनता था वो, ठीक है ना? तो 20 साल, 25 साल या 30 साल, माने 20 साल का भी मिनिमम 20 साल का बनेगा। तो या तो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, या 30 साल का, ये प्रश्न है। दूसरा बोल रहा है कि या तो 6 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, या तो 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, या 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सी है 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या 50 ईयर्स, और डी है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 साल मिनिमम आपका 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही बनेगा। उससे ऊपर 25 साल और 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता था, जिसके अंतर्गत आप तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत आ जाते थे, कृषक आ जाते थे, और आपको प्रत्येक 30 कट्ठे में, 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे क्या करनी होती थी? नील की खेती करनी होती थी। यदि आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त तक देखा जाए तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक रासायनिक नील आ चुके थे मार्केट में। जर्मनी ने रासायनिक नील मार्केट में उतार दिया था, जिसके कारण से जो प्राकृतिक रूप से उगाए गई नील थी उसकी डिमांड कम हो गई। तो डिमांड जब कम हो गई थी तो नीलहों को भी पता है कि एक वक्त में ऐसा आएगा कि नील की डिमांड खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें अपना राजस्व बनाकर रखना होता था। गांव के किसानों को क्या पता कि नील की डिमांड कम हो गई है। तो एक तरह से उन्होंने एक प्रपोजल रखा किसानों के सामने कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या करना है, इसके बदले में आपको कई तरह के कर देने होंगे। और ये कर क्या होते थे? जैसे चराई कर, आपके गाय भैंस चरते हैं, घास चरते हैं, ग्रेजिंग फील्ड में जाते हैं, उसका टैक्स देना होगा। आप नया घर बनाते हैं, गृह कर, उसका टैक्स देना होगा। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसका टैक्स देना होगा। अगर किसी नीलहे की बीमारी हो गई, घाव हो गया, बुखार हो गया, किसी प्रकार का बीमार हो गया, उसको ठीक करने की कर देनी होगी आपको। तो इस प्रकार से कई सारे जो है कर थोप दिए गए किसानों के ऊपर कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके बदले ये सारे कर आपको देने होंगे। तो किसान भी मजबूर था, या तो दोनों तरफ से ही पिस रहा है कर्ज में वो, ठीक है ना? तो ये 25 साल, 20 साल और 30 साल हो जाता था। तो इसके खिलाफ बंगाल, और चूंकि उस समय बिहार जो है बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, तो जब एक बार नील विद्रोह ऑलरेडी हो चुका था, नील विद्रोह 1857 की क्रांति के जस्ट बाद ये विद्रोह हुआ था 1859-60 में। तो उस समय भी जो है नील की खेती को लेकर ही जो है ये विद्रोह हुआ था, कर को लेकर के। और फिर जो है चंपारण में 1907-8 में इस चीज के खिलाफ एक बार और आवाज उठी थी, 1907-8 में, जो सफल नहीं हुआ था। और तब जाकर के लास्ट में राजकुमार शुक्ला ने किसानों की जो परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, उसकी कहानी रखी महात्मा गांधी के सामने। और तत्पश्चात महात्मा गांधी बिहार आते हैं, चंपारण आते हैं, और लोग इंडिगो फार्मर्स जो नील के कृषक हैं उनके दुख दर्द को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 है The editor of the Hindu Patriot who took side of the Indigo farmers। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक जिन्होंने नील किसानों का पक्ष रखा था। ये जब नील विद्रोह चल रहा था 1859-60 में, है ना? तो उसी दौरान किस नील विद्रोह की बात की जा रही है? 1859-60। ये जो 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह की शुरुआत हुई, इस नील विद्रोह को जो शिक्षित वर्ग है उसका जम के समर्थन मिला, जमींदारों का भी समर्थन मिला,
तो उस समय की जो एक प्रमुख पत्रिका रही है हिंदू पैट्रियट, उसके संपादक महोदय ने नील के किसानों के दुख दर्द को काफी छापा। एक तरह से इस पत्रिका ने अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर जनरेट किया कि किसानों को एक हद तक छूट दी जानी चाहिए कर में या नील की खेती करने में। ठीक है जी। तो इसके अतिरिक्त इसी नील विद्रोह पर आधारित दीनबंधु मित्रा का एक पुस्तक है, आपको पता होना चाहिए। दीनबंधु मित्रा का एक पुस्तक है, नाम है उसका नील दर्पण, जिसमें किसानों की दुर्दशा, नील किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक ने नील किसानों का पक्ष लिया था। किस विद्रोह के दौरान? नील विद्रोह, जो 1859-60 में हुआ था। और इसके संपादक कौन हैं? तो अब मैं बता दूं, इसके संपादक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसके संपादक का नाम याद रखिएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील किसानों के का पक्ष लिया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है When did the revolt of Indigo riot took place in Bihar? अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बिहार में नील रैयतों का विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नील रैयतों का विद्रोह कब हुआ था? अब बंगाल का तो 1859-60 में, तो उसका कुछ हद तक प्रभाव बिहार में भी दिखा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम प्रभाव नहीं दिखा था, बंगाल के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था 1859-60 के नील विद्रोह, लेकिन उसका प्रभाव जो है बिहार में भी दिखा, क्योंकि बिहार में भी काफी ज्यादा नील की खेती हो रही थी। लेकिन स्पेशली बिहार में और खासतौर पे चंपारण के क्षेत्रों में एक बार विद्रोह हुआ, तो कब हुआ? 1891-92, 1907-8, 1903-5 या 1903-4? तो अभी अभी मैंने चर्चा किया पिछले क्वेश्चन में, और वो साल आपको यदि याद हो तो वो बी नंबर ऑप्शन था। 1907-8 में नील किसानों ने विद्रोह किया था एक अंग्रेजों के खिलाफ। और ज्यादा ये अंग्रेजों से ज्यादा ये यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, नीलहे जो थे, उनके खिलाफ ये अभियान था। तो 1907-8 में ये एक बार अभियान चलाया जा चुका था नीलहों के खिलाफ में। क्वेश्चन नंबर 10, और अब आ गई बारी क्वेश्चन नंबर 11 की। शीतल राय एंड राधुमल, शीतल राय एंड राधुमल को इंडिगो के उत्पादन के विरोध में गिरफ्तार किया गया। ये दो किसान हैं, ये दो नील किसान हैं, नील किसान हैं, है ना, नील उत्पादक हैं, नील की खेती करते हैं, और ये दोनों नेता भी रहे। 1907-8 के दौरान जो विद्रोह हुआ था, उस दौरान उस विद्रोह के नेता में से शामिल रहे हैं शीतल राय और राधुमल। इनको गिरफ्तार कब किया गया? प्रश्न यही है कि इनको कब गिरफ्तार किया गया। तो 1907-8 में जो विद्रोह हुआ उसमें इनकी गिरफ्तारी 26 अक्टूबर 1908 को हुई थी। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1908 को हुई थी। ठीक है जी। चलिए, तो यहां पे आपको पता चल गया कि इन दोनों नेताओं को कब गिरफ्तार किया गया? 26 अक्टूबर 1908 को। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर प्रश्न है, When did Lieutenant Governor Edward Baker convene a conference of the Patna Nilha? उपराज्यपाल, जो उस समय बिहार के उपराज्यपाल थे, 1907-8 की बात हो रही है, 1907-8 की बात हो रही है। विद्रोह हुआ उसके जस्ट बाद, इस विद्रोह के जस्ट बाद, 1907-8 में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के जस्ट बाद जो उपराज्यपाल थे एडवर्ड बेकर, उन्होंने नीलहोज हो गया, नीलहों मतलब इंडिगो प्लांटर्स था ना, इंडिगो उत्पादक प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनका सम्मेलन कब बुलाया, है ना, ताकि किसानों के विद्रोह के ऊपर चर्चा किया जा सके। तो ऑब्वियसली इस विद्रोह के बाद बुलाया गया होगा, पहले तो बुलाया नहीं गया होगा। तो 1904-5 तो होगा नहीं, 1901-2 तो होगा नहीं,
और 1916-17 तो होगा नहीं। कब होगा? 1909-10। 1907-8 में विद्रोह हुआ, 1909-10 में निलहों का सम्मेलन बुलाया गया। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे ना, तो अगर आंसर याद भी नहीं होगा तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, घटनाओं को एक साथ जोड़ना सीखना चाहिए, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। फिर रटने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी, समझने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। रटने की प्रवृत्ति से कभी भी रिजल्ट नहीं आती है ना। और यदि आप इतिहास हो या राजनीति विज्ञान हो या ज्योग्राफी हो, भूगोल हो या बिहार स्पेशल हो या कोई भी आप सब्जेक्ट जब पढ़ रहे होते हैं, विषय पढ़ रहे होते हैं, उस दौरान यदि आप अपनी समझने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, रटने की प्रवृत्ति आप छोड़ देते हैं, तो आपकी रिजल्ट पक्का है, आपका परिणाम आएगा। लेकिन पीसीएस एग्जामिनेशंस में रटंत विद्या नहीं चलती है ना, समझने वाली बात है। यहाँ पे समझ जितनी विकसित होगी उतना रिजल्ट आना पक्का होगा आपका। Which newspaper published an essay on the plight of चंपारण farmer? किस अखबार ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर एक निबंध प्रकाशित किया था, है ना। चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर एक निबंध, एक संपादकीय लिखा था, एडिटोरियल लिखा था, है ना। किसने? हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, भारत माता, उपरोक्त सभी। तो देखो जी, उस समय ये बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। 1917-18 आते आते, 1916 आते आते ये किसानों की दुर्दशा एक बहुत बड़ा इशू बन चुका था। ठीक है ना। तो ये तीनों ही पत्रिका हैं, हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका एक बहुत फेमस पत्रिका थी, और भारत माता, ये तीनों ही पत्रिकाओं ने एडिटोरियल लिखा है किसके ऊपर? चंपारण के किसानों की दुर्दशा के ऊपर। ठीक है ना। चलिए, तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने ऐसे लिखा है या एडिटोरियल लिखा है किसके ऊपर? चंपारण के किसानों की दुर्दशा के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, Which newspaper continuously published article on the atrocities of the Rayat by the Nilhas in चंपारण? है ना। तो चंपारण में निलहों द्वारा रैयतों पर किए गए अत्याचार पर किस अखबार ने लगातार लेख प्रकाशित किए? ठीक है जी। युवा भारत, प्रताप, अग्रणी और पुस्तिका, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्रिका है प्रताप है, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। और इसी पत्रिका के संपादक ने राजकुमार शुक्ला को यह एक सुझाव दिया था कि आप अपनी समस्या को गांधी जी के सामने लेके जाइए, महात्मा गांधी से मिलिए। ठीक है जी। तो प्रताप बहुत फेमस पत्रिका थी, और हाल फिलहाल बहुत लंबे समय तक ये चली, बहुत लंबा दौर, मुझे लगता है अब जाकर के शायद अब नहीं प्रकाशित होती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक, भारत के आज़ादी के बाद भी ये पत्रिका निकलती रही है, और बहुत क्रांतिकारी पत्रिका रही है। ठीक है ना। तो प्रताप जो है वो लगातार जो है चंपारण की किसानों पर किए गए अत्याचारों को लगातार जो है प्रकाशित करती रही थी। ठीक है ना। 14 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कहता है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर द पटना यूनिवर्सिटी बिल एंड द रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द नीलहास एंड द रैयत ऑफ चंपारण वर इंट्रोड्यूस्ड एंड श्री शुक्ला इनवाइटेड गांधी टू कम टू चंपारण। तो यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा वो अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें 3 प्रमुख कार्य हुए हैं। पहला कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक के विरोध में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, चंपारण के निलहें और रैयतों पर जो अत्याचार हो रहे थे उससे संबंधित प्रस्ताव पास हुए, और श्री राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। तो ये बहुत फेमस अधिवेशन है। इसमें जो कांग्रेस लीग पैक्ट है वो भी हुआ, और इस अधिवेशन में
जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हैं, जो गर्मपंथी और नरमपंथी दल है, वो भी साथ में आ गए। कौन सा वो अधिवेशन था? लखनऊ सत्र 1916, लखनऊ सेशन 1916 का, है ना जी। तो इसमें पटना विश्वविद्यालय विधेयक के विरोध में भी एक प्रस्ताव हुआ, चंपारण के नीलहों और रैयतों पर होने वाले अत्याचार जो है, नीलहों द्वारा रैयतों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया, किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1916। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, इन केस द लीडर वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट, हु वॉज टू लीड द मूवमेंट? चंपारण आंदोलन के दौरान नेता कौन था? महात्मा गांधी थे। नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है ना जी। एक मिनट रुकिए, पानी पी लेने दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। तो नेता कौन रहे? चंपारण आंदोलन के नेता कौन रहे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी यदि गिरफ्तार हुए भी थे और उनके खिलाफ केस भी चलाया गया था मोतिहारी में। आज भी जब चंपारण सत्याग्रह पार्क जाएंगे तो वहां पर बहुत एक बड़ा स्तंभ है और स्तंभ के ऊपर उनकी सारी जो है ना वक्तव्य लिखी गई हैं, जो एसडीएम कोर्ट में चलाया गया था उनके खिलाफ, और उसके खिलाफ जो है उन्होंने जो बातें बोली वो सब वहां पे लिखा हुआ है। तो महात्मा गांधी, और बाद में स्वयं जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी तरफ से बेल का पैसा दे करके उनको रिहा कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर कोई गलत आरोप लगाए गए थे। तो यदि गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता, लंबे समय के लिए अगर यदि भेज दिया जाता, तो यह निर्णय लिया गया था कि अगली पंक्ति के जो नेता हैं, अगले जो लाइन के नेता हैं, उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया जाएगा। और किसको ने बोला गया था? ऑप्शन ए मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल, धरणीधर प्रसाद और मजहरुल हक, और राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक। तो मैं बता दूं कि मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद को कहा गया था कि यदि गिरफ्तारी होती है लंबे समय तक महात्मा गांधी की, तो आपके द्वारा यह आंदोलन आगे चलाया जाएगा। ठीक है ना। तो मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद, यह आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात लंबे समय तक गिरफ्तारी रही तो ये दोनों नेता आंदोलन चलाएंगे। कौन? मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? When did महात्मा गांधी reach मुरली भरवा द विलेज ऑफ राजकुमार शुक्ला? अब यहां पे आपको ये एक फैक्ट पता चला कि राजकुमार शुक्ला का गांव कौन था? मुरली भरवा। ठीक है ना। तो मुरली भरवा जो है वो कब पहुंचे थे? तो देखो जी, 1918 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1918 आते आते ये आंदोलन समाप्त हो चुका था। ऑब्वियसली आंदोलन की शुरुआती चरणों में जब वो रिपोर्ट बना रहे थे किसानों की दुर्दशा पर, गांव गांव घूम के किसानों से बात करके जो सत्यता है उसकी जांच कर रहे थे कि किस हद तक किसानों का शोषण हुआ है, उसी दौरान वो राजकुमार शुक्ला के गांव में जाते हैं, फिर भितीरवा जाते हैं, फिर जसौली पट्टी जाते हैं, कई सारे गांवों का वो भ्रमण करते हैं। तो 1918 और 1918 तो होगा नहीं यहाँ पर, अब सीधे सीधे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे 1917 और 1917 दिया हुआ है, एक जगह दिया है 27 अप्रैल और एक जगह दिया है मार्च। तो मैं आपको बता दूं कि गांधी का चंपारण में आना ही होगा अप्रैल में, तो मार्च में का संभावना तो होता नहीं है। मार्च में वो चंपारण तो आते नहीं है, वो अप्रैल में चंपारण आते 17 अप्रैल 1917 को। तो यहां पर ऑब्वियसली मार्च तो होगा नहीं, क्या होगा आपका 27 अप्रैल 1917। तो 27 अप्रैल 1917 को वो मुरली भरवा गांव पहुंचते हैं। देखो इस तरह से अगर यदि आंसर नहीं भी याद हो तो आपका ऑप्शन जो है ना रिजेक्ट करके आंसर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा ये सीखिए, और ये तब आता है जब आप मॉक पेपर बहुत सारे लगाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चला जाए। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Who among the following Britishers was a supporter of चंपारण मूवमेंट एंड गांधी जी? ये लंबे समय तक गांधी जी के समर्थक रहे हैं, अंत समय तक ये गांधी जी के मित्र भी रहे हैं, एक मिशनरी रहे हैं,
और ईसाई मिशनरी रहे हैं। कौन थे वो व्यक्ति जो चंपारण आंदोलन के समर्थक थे और गांधी जी के भी समर्थक थे? ऑप्शन है विलियम गोएथे, ऑप्शन बी है इरविन, ऑप्शन सी है डी कैपियन और ऑप्शन सी है CF एंड्रयूज। इनका नाम बार बार आया। यदि आप गांधी के जीवनी को पढ़ेंगे तो गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में या इनके ऊपर कई सारी बायोग्राफी लिखी गई है, तो इस व्यक्ति का नाम बार बार निकल के आता है और वो है CF एंड्रयूज। तो CF एंड्रयूज गांधी जी के मित्र थे, गांधी जी के समर्थक थे और चंपारण आंदोलन के भी समर्थक रहे हैं। आगे भी जो गांधी जी आंदोलन चलाते हैं उसके भी समर्थक रहे हैं, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन हो या जो भी आंदोलन गांधी जी ने चलाया है। तो चंपारण आंदोलन के समर्थक कौन रहे? CF एंड्रयूज। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न कहता है Which report was prepared as a result of the agitation against the additional recovery of ₹3 per बीघा of रैयत? रैयतों से प्रति बीघे 3 रुपए अतिरिक्त वसूली किया जाने लगा और इसी के खिलाफ तो 1907-8 में आंदोलन चला। जो 1907-8 में नील किसानों ने आंदोलन किया वह इसी के खिलाफ किया कि प्रति बीघे 3 रुपए अतिरिक्त वसूली किया जाने लगा, बढ़ा दिया गया कर। तो इसके विरोध में जो आंदोलन हुए तो उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार किया गया, अंग्रेजों ने एक कमेटी बैठाई और कमेटी के अध्यक्ष बनाए और उन्होंने उस कमेटी का काम क्या था? किसानों के हालात पर एक रिपोर्ट तैयार करके देना। तो वो कौन सी रिपोर्ट तैयार की थी? वो कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? उस रिपोर्ट का नाम क्या था? तो उस रिपोर्ट का नाम था लुईस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम था लुईस रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? 1907-8 के आंदोलन के पश्चात। और यह आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि प्रति बीघे 3 रुपए अतिरिक्त वसूली किया जाने लगा, तो तब जाकर के 1907-8 का आंदोलन हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा, सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट का नाम था लेविस रिपोर्ट, विलियम लेविस के नेतृत्व में। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 20 नंबर प्रश्न कहता है Who among the following prepared the report in support of the planters during the चंपारण movement? निम्नलिखित में से किसने चंपारण आंदोलन के दौरान बागवान मतलब प्लांटर्स जो हैं, नीलहे जो हैं, उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में नहीं, यूरोपियन जो नीलहे हैं उनके समर्थन में इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है? बात समझ में आ रही है? आपको पता होना चाहिए, गांधी जी मुजफ्फरपुर जब पहुंचते हैं तो गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो प्लांटर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं और वहाँ के कई सारे अंग्रेजों से मिलते हैं, जिसमें उन्होंने किसानों की दुर्दशा के ऊपर चर्चा किया और समर्थन मांगा और उन्होंने सीधे से नकार दिया कि प्लांटर्स के खिलाफ कोई भी अभियान में चलाई जाएगी उसमें वो समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है कि भाई साहब, तो ये प्लांटर्स के पक्ष में ही रिपोर्ट तैयार किया गया, ना कि जो उनके विरोध में। ये किसने रिपोर्ट तैयार किया था? तो आपको आंसर आपके सामने निकल के आता है। ऑप्शन है विलियम लेविस, लुईस, JC डेविड, विलियम टेलर या J. स्वानी। तो आंसर हो जाएगा J. स्वानी। J. स्वानी साहब ने अंग्रेजों के समर्थन में, प्लांटर्स के समर्थन में यह क्या चलाया था? आंदोलन, यह रिपोर्ट बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 21 जो है वो कहता है Whose name did Gandhiji mention in his letter to Mr. Irwin on May 28, 1917, highlighting his exploitation? गांधी जी ने 28 मई 1917 को इरविन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें चंपारण के एक किसान पर होने वाले अत्याचार की चर्चा की। उस किसान का नाम क्या था? ठीक है ना? जो उन्होंने इरविन को चिट्ठी लिखा उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई, उसमें यह बताने की कोशिश की गई एक किसान के माध्यम से, किसान का नाम लेते हुए, यह किसान बस एक सूचक है, सिंबल है बाकी सारे किसानों के लिए कि देखो जी चंपारण के किसानों पर किस हद तक अत्याचार हुआ है। उस किसान का नाम क्या है जिसकी चर्चा उन्होंने अपने पत्र में किया?
हीरामन पासी, हीरामन लोहार, हीरा पासवान या हीरा राम? तो आंसर हो जाएगा हीरामन लोहार। उन्होंने हीरामन लोहार की चर्चा की अपने चिट्ठी में, और हीरामन लोहार की चर्चा करते हुए यह बताने की कोशिश की कि चंपारण के जैसे हीरामन लोहार की शोषण हुई है, वैसे ही चंपारण के अन्य किसानों की भी शोषण हो रही है ना, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो किसका नाम लिया आपने चिट्ठी में? हीरामन लोहार की चर्चा उन्होंने की है अपनी चिट्ठी में। प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है, When was चंपारण एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखो जी, अक्टूबर में जो एक कमेटी बनाई गई, ये आंदोलन जब चला और उस आंदोलन के प्रेशर में आकर के जो गवर्नर हैं बिहार के, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस एफ जी सलाई के नेतृत्व में, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात अक्टूबर में यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। जुलाई में कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अक्टूबर में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, और उसके बाद जो है चंपारण कृषि विधेयक लाया गया विधान परिषद में। उस रिपोर्ट के आधार पर क्या लाया गया? चंपारण कृषि विधेयक। और इसी के पश्चात तीन कठिया सिस्टम भी समाप्त किया गया। इसी के पश्चात जो है यह निर्णय लिया गया कि किसानों पर जो से अतिरिक्त जो वसूली की गई है 25%, वो लौटा दिया जाए, जो शर्मनाक था प्लांटर्स के लिए। और इसी के पश्चात जो है प्लांटर्स यहाँ से बुढ़िया बिस्तर बांध के चले जाते हैं, कहाँ से? चंपारण से। तो यह कब प्रस्तुत किया गया? चंपारण कृषि विधेयक विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? डेट है 29 नवंबर 1917 को। कब पेश किया गया? 29 नवंबर 1917 को चंपारण कृषि विधेयक या चंपारण एग्रीकल्चर बिल प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत चंपारण के किसानों को राहत देने का कोशिश की गई। 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चंपारण एग्रीकल्चर लॉ वर। चंपारण कृषि कानून जो बना, जो चंपारण कृषि विधेयक आया, वही विधेयक, पहले विधेयक आता है, विधेयक को पेश किया जाता है सदन में, और जब सदन में प्रस्ताव पास किया जाता है, पास हो जाता है, वो अभी डिपेंड करता है कि साधारण बहुमत, आज के संदर्भ में भी अगर देखो तो पहले बिल आता है, विधेयक आता है, विधेयक को लोकसभा से पास कराया जाता है, लोकसभा के बाद वो राज्यसभा से पास होता है, और राज्यसभा से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति जी के पास जाता है, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के पश्चात वो क्या हो जाता है? विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो जब तक वो प्रस्ताव पास नहीं होता और उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाता, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और उस समय जो है राज्यपाल या गवर्नर जनरल कह लो, राज्य के स्तर पर राज्यपाल, राज्य गवर्नर कह लो, और अखिल भारतीय स्तर पे जो है गवर्नर जनरल कह लो, और यदि हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वो कानून का रूप नहीं लेगा। तो चंपारण कृषि विधेयक जो आया वो पास हो गया, प्रस्ताव पास हो गया, और वो राज्य, उस समय के जो गवर्नर थे होंगे बिहार के, उनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। तो हस्ताक्षर जब कर दिया गया तो ये कानून बन गया। तो जो कानून बना चंपारण कृषि कानून, उसकी क्या विशेषताएं थी? ऑप्शन ए है 3 कठिया का अंत कर दिया गया। यह जो एक थोपा गया एक जो नियम था कि प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पे करना है, वो खत्म कर दिया गया। किसानों के ऊपर है, अब करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, है ना। नील उगाना ना उगाना किसानों के ऊपर छोड़ दिया गया। सरहबेशी नाम है, सरहबेशी। यह एक, जैसे तावन दिया जाता था ना, तावन के बारे में कल मैंने चर्चा किया, तावन भी एक हरजाना है, वैसे ही सरहबेशी भी एक हरजाना है। तो सरहबेशी को तुर्कोलिया एक जगह है, स्थान है चंपारण में, वहां पर 20% और अन्य जगह में 26% की कमी कर दी गई। ये जो कर है सरहबेशी है ना, वहां वो जो है तुर्कोलिया, जो चंपारण में एक मोतिहारी जो हेडक्वार्टर है, पूर्वी चंपारण का जो हेडक्वार्टर है, वहां से लगभग 7-8 किलोमीटर पे हट के तुर्कोलिया है। तुर्कोलिया में एक बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि उस पेड़ में अंग्रेज किसानों को बांध के पिटाई करते थे। पेड़ आज भी है। उस पेड़ में जो है ना, किसानों को वो बांध देते थे, और फिर वहां पर जम के इनकी पिटाई होती थी। तो तुर्कोलिया में इसको कितना कर दिया गया? 20% की कमी कर दी गई। और अन्य जगह कितनी प्रतिशत की कमी कर दी गई? 26% की कमी की गई। सी जो है, रैयतों को नील उगाने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया। रैयतों को, किसानों के ऊपर जो थोपा गया ये नियम था
कि नील उगाना ही है, वो बाध्यता खत्म कर दिया गया। अब उनके ऊपर है कि वो उगाते हैं कि नहीं उगाते, ये सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी पे चलिए, उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ चंपारण मूवमेंट, है ना, चंपारण आंदोलन के समय में बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? किनके हाथों में यह कमान था बिहार का? ठीक है, ऑप्शन है एफजी सलाई, नहीं, इनके नेतृत्व में तो वो कमिटी बनी थी। एडवर्ड अल्बर्ट गेट, यही तो थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट बिहार के उपराज्यपाल थे चंपारण आंदोलन के दौरान। कौन? एडवर्ड अल्बर्ट गेट साहब। ठीक है जी, चलिए तो आप ये अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा कि चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार के उपराज्यपाल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर वॉज गांधी जी प्रोसिक्यूटेड ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को कहां सताया गया? ट्रांसलेट करता है तो ट्रांसलेट अपने तरीके से कर देता है। हम कह सकते हैं सताया गया, नहीं कह सकते, लेकिन सताया गया मतलब इनके ऊपर कहां मुकदमा चलाया गया था। हम कह सकते हैं ना कि कहां मुकदमा चलाया गया था। ठीक है ना, गांधी जी पर कहां मुकदमा चलाया गया था? उनको गिरफ्तार करके मोतिहारी लाया गया, मोतिहारी की जेल में रखा गया और उनके ऊपर मुकदमा मोतिहारी में ही चलाया गया। कहां चलाया गया? मोतिहारी। वह स्थान कौन सा है? मोतिहारी है, बापू धाम मोतिहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, What was the main objective of the गांधीजी चंपारण मूवमेंट? गांधी जी के चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? और ऑप्शन है हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करना। या हरिजनों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने नहीं गए थे वहां पे, सीधे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये किसानों, नील किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए गए थे। किस लिए गए थे? नील किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए गए थे। तो क्या हो जाएगा? सीधे आंसर सी हो जाएगा, नील किसानों की समस्याओं का समाधान करना। ठीक है जी, चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सी के बाद डी पे आते हैं, ओ सॉरी 26 के बाद 27 पे आते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है, हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द चंपारण मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? राम किशोर प्रसाद, बाबू प्रवेश राय, बाबू शिवनंदन राय, रामनंदन प्रसाद। अब इतने लोकल लीडर्स हैं ना कि लोकल लीडर्स का नाम याद रखना बहुत टफ काम हो जाता है। मैं ये समझता हूँ आपके लिए ये दुख दर्द की बात है कि भाई अखिल भारतीय स्तर के नेताओं का भी नाम याद रखो और लोकल लीडर्स का भी नाम याद रखो। तो जो स्टेट पीसीएस है उसमें तो पढ़ना ही पड़ता है आपको। तो यहाँ पर जो चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं वो हैं बाबू शिवनंदन राय। कौन है? बाबू शिवनंदन राय चंपारण आंदोलन के नेताओं में से एक रहे हैं, जो गांधी के कंधे से कंधे मिला करके इस आंदोलन में उन्होंने साथ दिया था। 27 के बाद आ जाइए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन द इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस? पहली बार भारत में सविनय अवज्ञा की बात इन्होंने करी। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा का एक पर्यायवाची था। यहां पर इन्होंने सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट लागू करने का कोशिश किया। तो कौन सा था? चंपारण। क्यों सविनय अवज्ञा इसको कहा गया? क्योंकि इन्होंने बार बार अंग्रेजों के आदेशों की अवज्ञा की, अवहेलना की। पहली बार जब मोतिहारी में उतरते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं, वहां पर गांधी जी को कहा गया, डराया धमकाया गया कि यहीं से वापस लौट जाइए। गांधी जी ने उसको नहीं माना। दूसरी बार जो है कहां पे, उन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उनकी तरफ से आदेश आया जिला छोड़ने का, नहीं माना। ठीक है ना। तीसरी बार उपराज्यपाल की तरफ से आदेश आया, नहीं माना।
हर बार उन्होंने अवज्ञा की, तत्पश्चात उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल लाया गया और उनके ऊपर केस चलाया गया, लेकिन यह केस ही झूठा था, इसीलिए उनको बरी भी कर देना पड़ा। और अंत में प्रेशर में आकर के, ये सविनय अवज्ञा का ही कमाल था कि प्रेशर में आकर के एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के फलस्वरूप जो है किसानों को राहत मिला। तो सबसे पहले सिविल निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था उन्होंने, और वो कौन था? चंपारण आंदोलन में सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। ऐसे ही कहा जाए कि भूख हड़ताल, पहली बार भूख हड़ताल जो है ना, आमरण अनशन भूख हड़ताल का कॉन्सेप्ट कहां पे यूज किया गया? तो वो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू। देखो, चंपारण आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू का कहीं कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं, इनका कहीं कोई रोल नहीं है, तो हम सीधे सीधे चंपारण आंदोलन को सही कर सकते हैं, क्योंकि बोल रहा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं बिहार छात्र संघ। हाँ जी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार छात्र संघ की स्थापना की गई 1906 में, ये सही है। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में जो हुआ, उसके अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, चितरंजन दास, ये भी सही है। और बिहार प्रादेशिक किसान सभा जो स्थापित की गई, उसके अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद से BPSC को बहुत प्यार है, हमेशा स्वामी सहजानंद से एक प्रश्न पूछता है, तो स्वामी सहजानंद के बारे में पढ़ के जाना है हमेशा। तो बिहार प्रादेशिक किसान सभा, और बाद में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना होगा, उसके भी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही बनेंगे। तो बिहार में किसान आंदोलन के एक बड़े नेता रहे हैं स्वामी सहजानंद, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं, ये जो है A नंबर ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है इन विच चेयरमैनशिप डिड गवर्नमेंट अपॉइंट चंपारण एग्रेरियन कमिटी टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स गोइंग बिफोर गांधी जी चंपारण मूवमेंट। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के सामने झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण कृषक समिति की स्थापना की, या चंपारण एग्रेरियन कमेटी? तो ये हो जाएगा FG सलाई। FG सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन कमेटी या चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, और इसमें गांधी जी भी एक सदस्य बने, गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है 31 नंबर? 31 नंबर प्रश्न कहता है कि आफ्टर द एंड ऑफ चंपारण मूवमेंट टू हुम डिड गांधी जी हैंड ओवर हिज मोतिहारी ऑफिस। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के पश्चात गांधी जी ने अपना मोतिहारी का कार्यालय किसे सौंप दिया? तो मैंने बताया भी था, किसको सौंप दिया? जनकधारी प्रसाद को। जनकधारी प्रसाद को उन्होंने वहां का नेतृत्व सौंपा और चले गए अहमदाबाद अपने आश्रम, और वहां पर ही उन्होंने अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी किया। तो मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे सौंपा? जनकधारी प्रसाद को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है इन विच विलेज वॉज द फर्स्ट स्कूल ओपन इन चंपारण बाई गांधी जी इन November 14th 1917। तो अब याद कर लो। देखो जी, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी ने न सिर्फ नील किसानों की दुर्दशा को देखा और उसको नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने चंपारण में पहली बार स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। चंपारण से ही उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों में यह भावना जागृत करने की कोशिश की कि स्वच्छ रहना जरूरी है ना। स्वच्छता जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। स्वच्छ रहने से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरा, उन्होंने शिक्षा की भी अलख जगाने का कार्य किया और उन्होंने अपना प्रथम स्कूल चंपारण आंदोलन के दौरान स्थापित किया, और ये स्थापित किया बड़हरवा लखन सेन में, जो आप
ये आज के वक्त में पूर्वी चंपारण का एक गांव है जो ढाका जब जाते हैं, पूर्वी चंपारण से ढाका जाने के क्रम में बड़हरवा लखन सेन आपको मिलता है। तो बड़हरवा लखन सेन जो है, उन्होंने यहाँ पे स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में नरसिंह मेहता, कस्तूरबा बाई, महादेव देसाई, बाकी ऐसे नेता, ऐसे लोगों ने इसमें पढ़ाने का कार्य किया है। ठीक है, चकिया, कोटवा और सुगौली तो होगा नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 32 के बाद 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है, when was पटना लॉन renamed at गांधी मैदान, है ना। पटना में गांधी मैदान है, बहुत विशाल गांधी मैदान है। वहां पे बड़े बड़े पॉलिटिकल रैलीज होते हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो हमेशा होते रहते हैं। तो पटना लॉन का नाम जो है बदलकर गांधी मैदान कब रखा गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? कतई नहीं। साइमन कमीशन विरोधी रैली के दौरान? कतई नहीं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान? हाँ, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही पटना लॉन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गांधी मैदान कर दिया गया। चलिए, तो आपको आंसर मिल गया। प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 34 कहता है, विच लीडर ऑफ द बिहार लेड द पीजेंट मूवमेंट अलॉन्ग विद द महात्मा गांधी, है ना। बिहार के किस नेता द्वारा महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम पहले तो अपने स्तर पर ये आंदोलन चलाने का कार्य किया और बाद में गांधी जी को निमंत्रण देकर बुलाया। तो राजकुमार शुक्ला आंसर हो जाएंगे कि महात्मा गांधी के साथ किसने नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ला। हालांकि राजेंद्र प्रसाद भी इस आंदोलन के एक अहम हिस्सा रहे हैं। प्रश्न संख्या 35 कहता है, व्हाट वाज द एरिया ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स रिबेलियन इन बिहार ऑफ 1866-67? ओके, तो 1866-67 में बिहार में नील किस कृषक विद्रोह हुआ? इसका क्षेत्र क्या था? मुजफ्फरपुर, छपरा? नहीं। मधुबनी और बेगूसराय? नहीं होता था यहाँ पे किस नील। दरभंगा और चंपारण? तो चंपारण है लेकिन दरभंगा नहीं। चंपारण और मुजफ्फरपुर आंसर होगा, क्योंकि चंपारण के क्षेत्रों में भी नील उगाई जाती थी और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में भी नील उगाने का कार्य किया जाता था। तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में ये जो है विद्रोह किया गया था। 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न पर जाने का समय आ गया, तो हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि हु वाज नॉट रिलेटेड टू चंपारण मूवमेंट? चंपारण आंदोलन से किसका संबंध नहीं था? राजेंद्र प्रसाद का था, अनुग्रह नारायण सिंह का था, जेबी कृपलानी बहुत अहम रोल निभाया। जेबी कृपलानी ने गांधी जी का स्वागत किया मुजफ्फरपुर, वहां पर प्रमुख अंग्रेजी अधिकारियों से मिलाने का कार्य किया और तत्पश्चात जो है चंपारण तक जो है उनका रोल एक दिखता है। जयप्रकाश नारायण इस समय तक छात्र हैं और इस समय तक वो पटना में पढ़ाई कर रहे हैं। चंपारण आंदोलन में इनका कहीं कोई रोल नहीं दिखता है, तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंध नहीं रखते। चलिए, 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 37 नंबर प्रश्न कहता है, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में गलत कथनों का चयन करें। लिखेंगे, देखिए ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। दूसरा ऑप्शन कहता है, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का ध्यान चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित किया लखनऊ सेशन के दौरान, लखनऊ अधिवेशन के दौरान। सी ऑप्शन कहता है, चंपारण में तिनकठिया नामक एक शोषणकारी प्रथा थी और बगान मालिकों द्वारा तामन, सराहवेशी और अवाब जैसे अवैध वसूली की जाती थी। सही है, तामन के रूप में हर्जाना लिया जाता था, सराहवेशी के रूप में हर्जाना लिया जाता था, अववाब के रूप में हर्जाना लिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे झोल है। ऑप्शन डी कहता है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों, अब यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे मिल मजदूर की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, यहाँ पे तो नील किसान की चर्चा है कि समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया। इन्होंने किसानों के समस्याओं को, यह किसान आंदोलन था। मिल मजदूरों वाली जो बात थे वो तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है।
तो ये ऑप्शन डी हमारा जो है इनकरेक्ट हो गया, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 कहता है कि व्हेन डिड द मूवमेंट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, देखो रॉलेट एक्ट पे आ जाते हैं, तो हमने होम रूल कर लिया, चंपारण कर लिया, अब रॉलेट एक्ट की बारी है। आपको पता ही है कि रॉलेट एक्ट क्यों स्टार्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट इसलिए शुरू किया गया था ताकि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन किया जा सके, और इसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता था। बिना किसी सुनवाई के मजिस्ट्रेट डायरेक्ट जो है वह सजा सुना सकता था, बिना किसी सुनवाई के वकील भी हायर करने का कोई जो है इसमें प्रस्ताव नहीं था। तो इसको कहा ही गया काला कानून, और या फिर बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के ये कानून था, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये दमनकारी कानून पास किया गया और इसी के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। तो बिहार में ये आंदोलन कब शुरू किया गया, है ना, बिहार की बात कर रहा है कि बिहार में फरवरी 1920। तो 1920 में ये आंदोलन नहीं चला है, और फरवरी 1919, मई 1919 या जनवरी 1919, तो आंसर हो जाएगा फरवरी 1919। फरवरी 1919 से ही बिहार में इसके खिलाफ अभियान चलाया जाने लगा। हालांकि गांधी जी द्वारा जो रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया गया था 6 अप्रैल, उसमें पहली बार इसका अधिक प्रभाव दिखेगा। तो यहाँ पर 39वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। फरवरी 1919 से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन अगले प्रश्न में हम जाएंगे तो देखेंगे क्या। प्रश्न संख्या 39 कहता है देयर वाज ट्रेमेंडस स्ट्राइक इन पटना अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑन। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ कब? तो उसी दिन हड़ताल हुआ जिस दिन गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया था। हालांकि गांधी जी ने पहले 30 मार्च को आह्वान किया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण यह डेट बदल दिया गया, 6 अप्रैल कर दिया गया। तो कई जगह यह इंफॉर्मेशन पहुंच गया कि हमें 6 अप्रैल को करना है, कई जगह नहीं पहुंचा, जैसे पंजाब के क्षेत्रों में, बंबई के क्षेत्रों में, दिल्ली के क्षेत्रों में यह 30 मार्च को ही शुरू हो गया, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में 6 अप्रैल को शुरू हुआ। तो आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन शुरू हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अन्य हिस्सों में के जैसे पटना में भी 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह किया गया गांधी जी के आह्वान पे। अगले प्रश्न में चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है हु लेड अ ह्यूज प्रोसेशन इन पटना ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस निकाला गया, उसका नेतृत्व किसने किया? सैयद हसन इमाम, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम द्वारा एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, नॉट सत्याग्रह के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट कानून के विरोध में। चलिए 41वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 41st नंबर प्रश्न है Where was the joint meeting of the Provincial Congress Committee and the Bihar Provincial Union held in July 13, 1919? है ना, 13 जुलाई 1919 को ये रॉलेट सत्याग्रह चलता उसी क्रम में 13 जुलाई 1919 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, जो राज्य स्तरीय कांग्रेस कमेटी है उसकी, और बिहार प्रांतीय संघ की एक संयुक्त बैठक हुई। और यह कहां पर हुई थी? तो याद कर लीजिए 13 जुलाई 1919 को जो बैठक हुई थी वो हुई थी पटना में। कहाँ पे हुई थी? पटना में यह आयोजित की गई थी। हालांकि ये फैक्ट्स बहुत जो है ना, जो ये क्वेश्चन बहुत फैक्ट बेस्ड है, तो इसको याद करना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई बचाव का कहीं कोई रास्ता नहीं है। तो 41वां हो गया आपका। कहाँ बैठक हुआ था? पटना में हुआ था। प्रश्न संख्या 42 कहता है वेयर डिड द लोकल म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट, है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट थे खान बहादुर महबूब खान, रेड एन इम्पैशन्ड स्पीच इन 1919। स्थानीय नगरपालिका अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने 1919 में एक जोशीला भाषण कहाँ पढ़ा था, है ना, कहाँ पर उन्होंने एक जोशीला भाषण पढ़ा था, भीड़ को जो है एक भाषण दिया था। ये हो जाएगा आंसर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में इन्होंने एक बहुत जोशीला और जो है ना एक बहुत ज़्यादा कहते ना एग्रेसिव भाषण देने का कार्य किया था, जिससे जनता आक्रोशित हो गई थी। तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है,
42वें के बाद 43वां नंबर। 43वां नंबर प्रश्न कहता है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 12th सेशन, 12वां सेशन, याद रखिएगा 12वां सेशन, 12th सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ना, कांग्रेस की कमेटी की जो बैठक हुई 12वां, वो कहाँ पे, पर तो ये देख लो कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन, जो 12वां सम्मेलन था उसके अध्यक्ष कौन थे और यह कहाँ हुआ था, भागलपुर में। याद रखिएगा 12वां प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था, भागलपुर में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, भागलपुर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 43वें के बाद 44वें पे चलते हैं। 44वां नंबर प्रश्न कहता है व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार। भाई साहब पूरे इंडिया में जब स्टार्ट हुआ होगा तब भी जो है बिहार में भी स्टार्ट हुआ होगा, आपको पता ही है। लेकिन एक खासियत यह है कि कल जो कांग्रेस का विशेष सत्र आया था कलकत्ता में हुआ था सितंबर में, और तत्पश्चात नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर में हुआ, उससे बहुत पहले से बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, अगस्त से ही स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट गांधी जी ने अगस्त में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, प्रस्ताव बाद में आया और पास बाद में हुआ, लेकिन उसी के साथ बिहार में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब, 1920 में। कब हुआ, 1920 में। बिहार में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, तो 1920 हमारा आंसर हो जाएगा। 44वें के बाद 45वें पे आते हैं। 45वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन भागलपुर। अच्छा, भागलपुर में, अब शहर वाइज जो है, जिलावार जो है, अगर हम देखें कि किसने कहां पर आंदोलन किया है, तो भागलपुर का ये पूछ रहा है कि भागलपुर में किसने यह आंदोलन किया है। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, दीप नारायण सिंह, मोहम्मद जुबैर, राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश नारायण। तो आंसर हो जाएगा दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह ने भागलपुर में असहयोग आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आंसर हो गया आपका कि भागलपुर में किसने चलाया था आंदोलन, दीप नारायण सिंह। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 46वां नंबर कहता है कि मठिया सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द विच मूवमेंट इन बिहार। बिहार में मठिया प्रथा का प्रारंभ, शुरुआत किया गया, यह किस आंदोलन के दौरान हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं, मठिया प्रथा कहां पे, कब शुरू किया गया, 1857 के विद्रोह के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आप जब हम पढ़ रहे हैं तो असहयोग आंदोलन तो असहयोग आंदोलन ही होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन बीच में देगा तो आपको पता नहीं होगा कि किस आंदोलन के दौरान स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मठिया प्रथा कब स्टार्ट किया गया, असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रथा जो है शुरुआत की गई थी किस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू की गई थी। ये आपको फैक्ट दिमाग में रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है द गवर्नर ऑफ बिहार लॉर्ड सिन्हा, है ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के गवर्नर बनाए गए थे। तो बिहार के राज्यपाल लॉर्ड सिन्हा ने किस आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया था, है ना। इस आंदोलन के जो है पक्ष में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, किस आंदोलन के दौरान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, क्योंकि उसी दौरान 1919-20 में ये जो है बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, लॉर्ड सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने, और ये प्रथम भारतीय गवर्नर रहे हैं बिहार के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा, लॉर्ड सिन्हा द्वारा इस्तीफा दिया गया। 48वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। 48वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, स्वराज सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार इन 1921। 1921 में क्या स्थापित किया गया, स्वराज सभा। ये कहां स्थापित किया गया पूछ रहा है। देखो जी क्या बोल रहा है कि 1921 में क्या बनाया गया, स्वराज सभा। और ये स्वराज सभा की स्थापना कहां की गई, गया, शाहाबाद, पटना या बेतिया। तो आंसर हमारा हो जाएगा गया,
गया में स्वराज सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 48 के बाद 49 नंबर प्रश्न की बारी है। 49 नंबर प्रश्न कहता है, When did Prince of Wales come to पटना? जो पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स है ना, वेल्स जो है ब्रिटेन का एक प्रांत है। 4 प्रांतों को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है, ब्रिटेन बनता है। कौन कौन सा? स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो वेल्स के जो प्रिंस हैं वो बिहार कब आए थे? 19 और 20 दिसंबर 1921 में आए थे, इतना कंफर्म है, तो 20 हटा दो। 1921 में आए थे, मैं बता दूं। अब 1921 में डेट देखना है, 19-20 दिसंबर या 22-23 दिसंबर। अब ये डेट याद रखना बहुत टफ काम हो जाता है, नहीं? बी हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा क्या? 22-23 दिसंबर 1921 को ये पटना आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आए थे? पटना आए थे। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं क्या है। 49 के बाद 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न कहता है, इन 1921 AD गांधी जी इनॉग्रेटेड विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन पटना? 1921 में गांधी जी ने पटना के किस शैक्षणिक संस्थान का उद्घाटन किया था? ठीक है जी, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान यह आह्वान किया गया कि छात्र स्कूल छोड़ दें, सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियां छोड़ दें, वकील अपनी वकालत छोड़ दें। तो इस दौरान हजारों हजार छात्रों ने स्कूल छोड़ा, लेकिन उनका शिक्षा बाधित ना हो इसके लिए कई सारे नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए। मुंगेर में 6 कॉलेजेस स्कूल्स खोले गए, नेशनल स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की गई। इस दौरान बिहार के पटना में भी जो है शैक्षणिक संस्थान खोले गए और ये गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया गया 1921 में, फरवरी 1921 में। ये कौन सा था? बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, जिसे गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया गया फरवरी 1921 में। 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा। इन गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीपुल वर अर्ज्ड टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, है ना, शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाया गया। गांधी जी मद निषेध के पक्ष में थे। मद निषेध, मदिरा वो एकदम बंद करना चाहते थे, क्योंकि देखो जी, कोई भी शराब पीता है तो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा देता है, और वो टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के लिए जो है एक आय का बड़ा साधन है, जो है मद पर लगाया गया कर। हाँ, दिल्ली सरकार देख लो, दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा कमाती है मद निषेध, मद पर कर से। तो गांधी जी द्वारा इस गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों से शराब से दूर रहने का आग्रह किया गया। परिणाम स्वरूप अब इससे क्या हुआ कि जब आग्रह किया गया तो लोगों ने शराब छोड़ दी, और शराब छोड़ दी तो अंग्रेजों की आय घट गई, कर घट गई, है ना। परिणाम स्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आ गई। तो किस राज्य के सरकार ने लोगों को दोबारा शराब पीने के लिए, जो उत्साहित करने के लिए, आगे प्रोत्साहित करने के लिए, शराब पीने वाले प्रमुख हस्ती, जो उस समय के प्रमुख हस्ती थे, उनकी सूची प्रसारित की है, बताने की कि देखो जी, आपको बोला जा रहा है कि शराब मत पियो, ये खुद शराब पीते हैं, तो शराब पियो, खूब अच्छे से शराब पियो, है ना। तो आइए, शराब पीने वालों की जो है ये लिस्ट जारी की गई। कहाँ पर? देखो जी, और कौन सा राज्य होगा? ऑब्वियसली बिहार होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार में, क्योंकि शराबबंदी का आह्वान किया गया संपूर्ण भारत में, बिहार में भी इसका प्रभाव दिखा, लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया, जिससे राजस्व में भारी कमी आई। फलस्वरूप यहाँ पर प्रमुख हस्तियों का एक सूची प्रसारित किया गया, जिसको क्या कहा गया? जिसमें यह बताया गया कि देखो जी, ये शराब पीते हैं। 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। Which lawyer of Bihar gave up his profitable advocacy during the non-cooperation movement? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभदायक वकालत छोड़ दी? जयप्रकाश नारायण उस समय छात्र थे, राजेंद्र प्रसाद वकील थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, सहजानंद सरस्वती किसान नेता थे और साधु संत थे, राजकुमार शुक्ला किसान थे। यहाँ पे एक ही वकील लिख रहा है, और वो कौन है?
राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 52 के बाद 53 नंबर प्रश्न क्या है। 53 नंबर प्रश्न है, इन विच रीजन वॉज राहुल सांकृत्यायन। बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े साहित्यकार थे, अपने समय के स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े जो है महापुरुषों में से शामिल रहे हैं और इनका जीवन जो है ना कि यायावार के रूप में गुजरा है। ये भ्रमण करने में इनकी बहुत सारी यात्रा संस्मरण है। हम लोगों ने भी अपने दौरान में हिंदी साहित्य के पढ़ते दौरान इनकी कई सारी जो है ना कृतियों को पढ़ने का कार्य किया। तो 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान भाग लिया था और ये भाग लिया था छपरा में। कहाँ पे भाग लिया था? छपरा में। छपरा में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है जी। 53 के बाद 54 में चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 54th नंबर क्वेश्चन है, Who left Patna College during the non-cooperation movement when only 20 days were left for his examination? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज तब छोड़ दिया जब उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन शेष थे? मतलब 20 दिन के बाद परीक्षा देकर तब स्कूल छोड़ता, कॉलेज छोड़ता, लेकिन उन्होंने एग्जामिनेशन के पहले छोड़ दिया। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। नहीं, इस दौरान तो वो वकालत कर रहे थे, उनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई थी, तो ये होगा नहीं। ब्रजकिशोर प्रसाद, इनकी भी शिक्षा कंप्लीट हो गई थी और ये भी अच्छे वकील हुआ करते थे, ये भी होगा नहीं। श्री कृष्ण सिंह, इनकी भी शिक्षा कंप्लीट थी और ये भी अपनी राजनीति और अपने कार्य क्षेत्र में आगे थे। उस समय जयप्रकाश नारायण ही छात्र थे एकमात्र, ठीक है ना। मात्र जो है ये 17-18 साल का नवयुवक था और ये उस समय पटना कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने परीक्षा के 20 दिन पहले जो है उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे आप आंसर नहीं भी पता हो ना तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑप्शन से आप लगा सकते हैं आंसर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आंसर नहीं पता हो तो कैसे ऑप्शन छांट देना है, हमें रिजेक्ट करना है। 54 के बाद 55 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 55 नंबर प्रश्न कहता है, हु लेड द फार्मर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? एक तो स्वामी सहजानंद का नाम प्राय मिलेगा और स्वामी सहजानंद के बाद बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने में खासतौर पे तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्रों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। ये थे स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने किसानों के आंदोलन को नेतृत्व दिया था, ठीक है जी। तो ये कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो स्वामी सहजानंद के बाद आपको स्वामी विद्यानंद का नाम आपको प्रायः देखने को मिल जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है? हु इनॉग्रेटेड द बिहार नेशनल कॉलेज इन पटना ऑन 6 फरवरी 1921। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो नन अदर देन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को द्वारा यह स्थापित किया गया और राजेंद्र प्रसाद को उसका प्रिंसिपल बनाया गया। क्या बनाया गया? उसका प्राचार्य बनाया गया और मजहरुल हक को चांसलर बनाया गया। क्या बनाया गया? चांसलर बनाया गया। याद रखना है कि मजहरुल हक को क्या बनाया गया? चांसलर बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? प्रिंसिपल बनाया गया। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ? महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 57 नंबर प्रश्न कहता है, द बिहार विद्यार्थी परिषद अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज अपोज्ड टू द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश प्रिंस इन द हजारीबाग सेशन। बिहार विद्यार्थी परिषद जो थी उसकी किसकी अध्यक्षता में? हजारीबाग है ना, आज के समय में ये झारखंड में है। हजारीबाग जो अधिवेशन हुआ उसमें ब्रिटिश राजकुमार जो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे उनके आगमन का विरोध किया गया। तो ये जो नेत्री थी वो थी सरला देवी। सरला देवी जो विद्यार्थी परिषद की जब की अध्यक्षता की, कब? हजारीबाग अधिवेशन में। हजारीबाग में अधिवेशन हुआ विद्यार्थी छात्र परिषद की, बिहार विद्यार्थी परिषद की, और वहां पर इनके द्वारा विरोध किया गया। किसका? ब्रिटिश राजकुमार के आगमन का, जो दिसंबर 1921 में आए थे। किसके द्वारा? सरला देवी द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है,
Which newspaper was published by मजहरुल हक from सदाकत आश्रम on 30th September 1921? तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि मजहरुल हक ने क्या स्थापित किया है, सदाकत आश्रम। और सितंबर 1921 में क्या प्रकाशित किया उन्होंने, एक समाचार पत्र। उस समाचार पत्र का नाम पूछ रहे हैं तो हम इंग्लिश से चलते हैं। हुंकार, नेशनल हेराल्ड, द मदरलैंड एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा द मदरलैंड। अगर सिर्फ मदरलैंड बोला जाए, अगर सिर्फ मदरलैंड बोला जाए तो सिर्फ मदरलैंड की जो प्रकाशन थी, द नहीं, आगे द नहीं, तो इसकी प्रकाशन जो थी वो बाबाजी ठाकुरदास ने किया, है ना, ठीक है। और द मदरलैंड का जो प्रकाशन है वो किसने किया है, मजहरुल हक ने। और कब किया गया इसकी प्रकाशन कब की गई, 1921 में शुरू की गई। तो इससे प्रश्न आता है आपके पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। Who was made the chancellor of बिहार विद्यापीठ? बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति, क्योंकि बिहार विद्यापीठ के अंदर ही बिहार नेशनल कॉलेज आता था, है ना। तो बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति किसको बनाया गया, बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति मजहरुल हक को बनाया गया। आंसर आपके सामने है, मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का चांसलर बनाया गया था। तो इसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, 60 नंबर प्रश्न कहता है द 12th सेशन ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। आपको याद होगा कि 12वां सेशन कहाँ हुआ था, भागलपुर में हुआ था। मैंने पहले भी बताया था कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन सबसे पहले हुआ कब था, 28 और 29 अगस्त 1920 को हुआ था। इसमें असहयोग के समर्थन में प्रस्ताव स्वीकार किया गया, है ना। ये सितंबर के कलकत्ता अधिवेशन के पहले की बात की जा रही है, जिसको लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ ये कहाँ हुआ था, भागलपुर में हुआ था, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ था, भागलपुर में हुआ था, और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है एट द टाइम ऑफ विच मूवमेंट सैयद मोहम्मद शेर, स्टूडेंट ऑफ पटना लॉ कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज के ये स्टूडेंट रहे हैं सैयद मोहम्मद शेर, अब्दुल बारी, बारीपत है बिहार में इनके नाम पर, अब्दुल बारी, स्टूडेंट ऑफ बीएन कॉलेज एंड मोहम्मद शाकी, है ना, ये इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है ना। बीएन कॉलेज के दो छात्र अब्दुल बारी और मोहम्मद शाकी। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी और मोहम्मद शाकी ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए हैं? तो किस आंदोलन की बात चल रही है, असहयोग आंदोलन की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए हैं। गांधी जी के आह्वान पे तो लाखों छात्रों ने स्कूल छोड़ा है, लेकिन ये बात के कुछ प्रमुख नेता बनते हैं, इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि खासतौर पे अब्दुल बारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि अब्दुल बारी किस कॉलेज के छात्र थे, बीएन कॉलेज के छात्र थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम वेयर डिड द एंटी ड्रग मूवमेंट स्टार्टेड इन नवंबर, मिड नवंबर। असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर के मध्य में नशा विरोधी, और नशा तंबाकू का नशा, शराब का नशा, इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। तो कहां से शुरू हुआ था ये अभियान? तो डुमरांव से शुरू हुआ था। आरा नहीं होगा, दानापुर नहीं होगा और फतुहा नहीं होगा। ये कहां से शुरू किया गया? डुमरांव से शुरू किया गया है, ठीक है जी। डुमरांव में एक बहुत बड़े शहनाई वादक का जन्म हुआ है, एक बहुत बड़े फेमस शहनाई वादक का जन्म हुआ है। उस शहनाई वादक का नाम बताना है कि किस प्रमुख शहनाई, और इनको भारत रत्न भी मिला है। तो शहनाई वादक का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में आपको कि किस शहनाई वादक का जन्म डुमरांव में हुआ है। 62 के बाद 63 पे चलते हैं। 63 में चलते हैं। द लीडर ऑफ द पुलिस स्ट्राइक इन गया ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गया में क्या हुआ था? पुलिस स्ट्राइक, ये स्ट्राइक नहीं, पुलिस द्वारा बल लाठी चार्ज किया गया।
अब स्ट्राइक का एग्जैक्ट मीनिंग यूज कर लिया यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ लोगों पर, जुलूस पर, तो ये गया में इसके नेता कौन थे? मोहम्मद यूसुफ, बनारस प्रसाद, दामोदर प्रसाद या विंध्यवासिनी प्रसाद? तो आंसर हो जाएगा दामोदर प्रसाद। दामोदर प्रसाद ने गया में उस जुलूस का नेतृत्व किया था जिसके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था। इसमें कई लोग घायल हुए थे। तो गया के का नेता कौन था? दामोदर प्रसाद थे। ठीक है जी, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 64 है, कि बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण रिजाइन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम विच पोस्ट? बाबू कृष्णा प्रसाद नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस पद से त्याग पत्र दे दिया? अब गांधी जी ने आह्वान किया कि भाई सरकारी पदों से त्याग पत्र दे दो, जिसमें लॉर्ड सिन्हा ने भी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने तो सीधे गवर्नर के पद से त्याग पत्र दे दिया। ये व्यक्ति जो हैं, ये प्रमुख व्यक्ति बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण ने विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। जो चुन के गए थे विधान परिषद में, वहां की सदस्यता से क्या किया था इन्होंने? त्याग पत्र दे दिया था। बाकी नहीं होगा, जिला परिषद की सदस्यता और चौकीदारी संघ का अध्यक्ष नहीं होगा, या मानद जो मजिस्ट्रेट है उसका पद नहीं होगा। क्या होगा? विधान परिषद की सदस्यता से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। 64 के बाद 65 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द लीडर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन मोतिहारी वॉज, अच्छा मोतिहारी की बात कर रही है, मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन रहे हैं? देवीलाल शाह रहे हैं, केदारनाथ शाह रहे हैं, रामदयाल शाह रहे हैं, या उपरोक्त सभी रहे हैं? तो हम डी के साथ जाना चाहेंगे। उपरोक्त सभी जो हैं वो क्या रहे हैं? वो उपरोक्त सभी जो हैं वो इस मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता रहे हैं। ठीक है जी, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न कहता है, मुझे पता है इतने सारे लोकल लीडर्स का नाम देख करके आपको उबासी आ रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप दिल थाम के बैठे रहिए, थोड़ा सा मन मार के बैठे रहिए, क्योंकि ये एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है आपके लिए। वेयर वर गांधी जी, मोहम्मद अली, गांधी जी, मोहम्मद अली, तीन एक नेता है गांधी जी, मोहम्मद अली और मोतीलाल नेहरू और जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लिया। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें गांधी जी द्वारा, मोहम्मद अली द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा और जमनालाल बजाज द्वारा कहाँ जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई थी? पटना, मोतिहारी, भागलपुर या तिरहुत? तो आंसर हो जाएगा पटना। यह पटना के सदाकत आश्रम में यह वर्किंग कमेटी का बैठक हुआ था, तो यहाँ पर गांधी जी उपस्थित थे, जमनालाल बजाज भी उपस्थित थे और मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे और मोहम्मद अली भी उपस्थित थे। ठीक है, तो पटना हो जाएगा। और पटना में भी कहाँ? सदाकत आश्रम में ये लोग उपस्थित थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 66 के बाद 67 नंबर प्रश्न क्या है? 67 नंबर प्रश्न है, वेयर वॉज द मीटिंग इन द बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन अक्टूबर 1921 ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के दौरान अक्टूबर 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आरा। कहां पे आयोजित की गई थी? आरा में। असहयोग आंदोलन के दौरान अक्टूबर 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की जो बैठक हुई वो कहां आयोजित हुई? आरा में आयोजित की गई थी। अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता था, है ना, ये नहीं कि हमेशा पटना में ही आयोजित किया जाएगा। तो ये कहां आयोजित की गई थी? आरा में आयोजित की गई थी। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण बाय नोटिफिकेशन एंड समन्स इश्यूड द गांधी जी एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण डिस्ट्रिक्ट? अब गांधी जी पहुंच चुके थे चंपारण। चंपारण में जो है इन्होंने लंका, इनके अंग्रेजों की लंका में आग लगा दी थी। क्या हुआ?
कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डरा हुआ था कि गांधी जी यहाँ पे आए हुए हैं तो कुछ ऐसा वैसा ना कर दें, तो उन्होंने अधिसूचना और सम्मन जारी करके गांधी जी को बोला कि चंपारण जिला छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। वो कौन व्यक्ति था? W.B. हाईकॉक। W.B. हाईकॉक उस समय चंपारण के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जिला अधिकारी हुआ करते थे, है ना। उसी की तैयारी तो करते, यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, जिला अधिकारी बनने के लिए, मजिस्ट्रेट बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 नंबर, मतलब 69 नंबर प्रश्न है, इन विच जेल वॉज जगत नारायण लाल केप्ट फॉर अ मंथ इन द कोर्स ऑफ कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को 1 महीने तक किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें बक्सर के जेल में रखा गया था। कहां रखा गया था? बक्सर के जेल में कैद करके रखा गया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पूछता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूछता है कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था, गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था, मोहम्मद अली अबुल कलाम आजाद को किस जेल में रखा गया था, वो बहुत जरूरी है याद रखना। उसी तरह से यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बक्सर जेल में रखा गया था। 70 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, वेयर डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार? बिहार में खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ? और खिलाफत मूवमेंट तो आप जानते ही हैं, एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसे कांग्रेस ने अपना समर्थन किया, और इसी के खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने चेताया भी था गांधी जी को कि भाई धार्मिक नेताओं को बढ़ावा मत दीजिए। और खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तुर्की के खलीफा को बेइज्जत करके उतार दिया गया था उनके पद से। तुर्की पर एक तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये अभियान चलाया था, जिसमें कांग्रेस ने समर्थन किया था, गांधी जी ने समर्थन किया था। तो बिहार में यह कब शुरू हुआ? और 1919 में, क्योंकि 1919 में ही आंदोलन शुरू किया गया था। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ बिहार में, बाकी राज्यों की तरह। 71 नंबर प्रश्न चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 71 नंबर प्रश्न कहता है, द लीडरशिप ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वाज टेकन इन बिहार बाय, है ना। बिहार में खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन दिया है, मौलवी अब्दुल रहीम, मौलाना मजहरुल हक, सर अली इमाम एंड हसन इमाम। बिहार में जो किसके द्वारा शुरू किया गया था यह? तो जिस तरह से जैसे होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। वैसे ही याद रखना है कि खिलाफत मूवमेंट का भी नेतृत्व बिहार में मजहरुल हक ने ही किया था, तो मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। खिलाफत मूवमेंट के दौरान जो है किसने नेतृत्व किया था बिहार में? मौलाना मजहरुल हक ने। 71 के बाद 72 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 72 नंबर प्रश्न कहता है, विच वीमेन लीडर वो एक्टिव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के दौरान कौन सी महिला नेता सक्रिय थी, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान आपने सरला देवी को देखा था। खिलाफत मूवमेंट के दौरान कौन सी नेता सक्रिय थी? तो आंसर होगा बी अम्मा। अरुणा आसफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिखेंगी, ठीक है ना। तो बी अम्मा जो है वो खिलाफत मूवमेंट के दौरान बिहार में जो है एक नेता सक्रिय थी, ठीक है ना। चलिए 72 नंबर प्रश्न चलते हैं। 72 नंबर के बाद 73 नंबर, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 73 कहता है, इन द ईयर 1923 द मीटिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड बाय। वर्ष 1923 में जो खिलाफत सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1923 में जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ उसकी अध्यक्षता सुलेमान नकवी, सरफराज हुसैन, मोहम्मद शफी या राजेंद्र प्रसाद? तो आंसर हो जाएगा सुलेमान नकवी। सुलेमान नकवी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व, इस सम्मेलन का बैठक की अध्यक्षता की गई थी सुलेमान नकवी द्वारा। प्रश्न संख्या 74 पर चलने का समय आ गया हमारा। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। हु डोनेटेड लैंड फॉर द सदाकत आश्रम, है ना। जो मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई उस भूमि को दान किसने किया था, है ना। पटना में सदाकत आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय मजहरुल हक इन पटना। पटना में जो मजहरुल हक द्वारा स्थापित किया गया सदाकत आश्रम, उसके लिए भूमि किसने दान में दिया? अब्दुल बारी, मोहम्मद शाकी, खैरू मियां या शौकत अली? तो आंसर हो जाएगा खैरू मियां।
खैरू मियाँ ने वो भूमि दान की थी सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए, जो बाद में बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया, हेडक्वार्टर कह सकते हैं हम उसको। वहीं से नेतृत्व प्रदान किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर, वीवीआई प्रश्न है भाई, याद कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अहमद अंजुमन हिंद इन बिहार। बिहार में अंजुमन अहमद, है ना, अहमद होना चाहिए था। अंजुमन हिंद नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? गजाधर प्रसाद, सर अली इमाम, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा या मुंशी प्यारेलाल? तो अंजुमन हिंद नामक संस्था की स्थापना मुंशी प्यारेलाल द्वारा की गई थी। अंजुमन हिंद नामक जो है ये संस्था जो खोला गया, उसकी स्थापना किसने की? मुंशी प्यारेलाल द्वारा। 75 के बाद 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या है? 76 नंबर प्रश्न क्या है? अब विद्यानंद का नाम आया भी था, मैंने बताया भी था कि स्वामी सहजानंद के बाद स्वामी विद्यानंद जो है किसान आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, प्रश्न है कि स्वामी विद्यानंद का संबंध किससे है? तो अब तो आंसर आपको पता ही है, स्वामी विद्यानंद का संबंध किससे है? किसान आंदोलन से है, बाकी नहीं होगा। किसान आंदोलन के ये नेता रहे। ठीक है जी, तो चलते हैं 76 के बाद 77 नंबर प्रश्न पर। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 77 नंबर प्रश्न कहता है, द फर्स्ट नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार वॉज एस्टैब्लिश इन 1921। बिहार का नेशनल कॉलेज जो है, पहला नेशनल कॉलेज 1921 में कहाँ स्थापित किया गया था? याद होगा, महात्मा गांधी ने स्वयं से उद्घाटन किया था। कहाँ पर? पटना में। ठीक है ना जी, पटना में इसका स्थापना किया गया था। तो अब 77 के बाद 78, ये सब प्रश्न में सीधे फैक्ट बेस्ड है, इसमें और कुछ है नहीं समझने के लिए। ओके, ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह एट विच लोकल लॉयर्स हाउस डिड महात्मा गांधी स्टे इन बिहार। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी मोतिहारी के किस स्थानीय वकील के घर रुके हुए थे? मोतिहारी स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे और वहां से एक रास्ता जाता है बाजार की तरफ, जिसको मीना बाजार कहते हैं। मीना बाजार की तरफ जाने के क्रम में, या थाना है जो मोतिहारी थाना है, उसकी तरफ जाने के क्रम में थोड़ी सी दूर जाने पर आपको दिख जाएगा गोरख प्रसाद का घर। उसी गोरख प्रसाद के घर में गांधी जी रुके हुए थे और इनके रसोइया थे बत्तख मियाँ, जिनको अंग्रेजों ने दबाव की बनाया था जिन पर कि आप जहर दे दीजिए गांधी जी को। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोरख प्रसाद, है ना। बत्तख मियाँ ने इनकार कर दिया कि मैं जहर नहीं दूंगा। बत्तख मियाँ अगर तैयार हो जाते तो गांधी जी का एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता और इतिहास कुछ और होता, जो कि मान्य नहीं होता। हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक हमें आज़ादी नहीं मिलती जितना पहले मिल गया। तो गोरख प्रसाद जो है उनके घर में ये रुके हुए थे। 78 नंबर हो गया। और 78 के बाद 79 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है? which leaders came on the invitation of the Khilafat leader in Bihar and held a meeting in Patna on 24th and 25th April 1920। बिहार में जो खिलाफत नेता हैं, मजहरुल हक, हसन इमाम जैसे नेता, वो किसके उनके निमंत्रण पर कौन सा नेता आया और 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में बैठक की? तो आंसर होगा शौकत अली। शौकत अली के नेतृत्व ने, शौकत अली ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आम निमंत्रण पर, क्योंकि ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो बहुत प्रमुख नेता रहे हैं खिलाफत आंदोलन के। तो शौकत अली जो है वो पटना आए हुए थे और उन्होंने इसकी बैठक की थी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का अंतिम प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं क्या है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिड द फ्लैग स्कैंडल टेक प्लेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 1922। फरवरी 1922 में प्रथम सप्ताह में बिहार के किस जिले में झंडा कांड हुआ था? वहाँ पे झंडा फहराने की कोशिश की गई थी। यह कहाँ पे हुआ था? ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आशा है ये लेक्चर आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें जो नए छात्र हैं और हमारा साथ दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। बहुत क्षणिक समय के लिए ये विदाई है, फिर मिलते हैं हम मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।